अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम कर रहे थे क्वेश्चंस और हम पहुँचे थे लास्ट एक्सरसाइज जो थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। ए सर्टन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड ए 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ। हाउ मच एनर्जी इज़ दिस इन जूल्स। अगर हम देखेंगे कुछ एक हाउस होल्ड ने क्या कंज्यूम किया है, कितने यूनिट्स ऑफ एनर्जी, 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी एक मंथ के दौरान। तो हमें कहना है कि वही एनर्जी हमें कहने है कि जूल्स में। ठीक है, तो जैसे अगर आपने देखी होगी घर में क्या आती है, एक मंथली बिल आती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो उसमें भी यूनिट्स लिखे होते हैं, कितने यूनिट्स कंज्यूम किए होते हैं आपने एक मंथ में। तो वैसे ही यहाँ पे भी यही एग्जांपल है कि अगर एक हाउस होल्ड ने 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम किए एक मंथ के दौरान, तो वो हमें बताने हैं वो एनर्जी कितनी होती है जूल्स में। तो इसमें आप लिखेंगे 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। जो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी होता है वो हमें पता है किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, दैट इज KWH। और जो 1 किलोवाट आवर होता है वो किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। Therefore 250 units of energy will be equal to, शाबाश, अगर 1 किलोवाट आवर होता है बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, यानी कि 1 यूनिट होता है बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी किसके बराबर होंगे, शाबाश, वो इंटू हो जाएगा इसको, दैट इज़ 250 into 3.6 into 10⁻⁶ will be equal to 9 into 10⁻⁸ जूल्स। ठीक है, तो कितने जूल्स इस हाउस होल्ड ने कंज्यूम किए हैं, 250 यूनिट्स जो थे वो कितने जूल्स आ रहे हैं अब हमें, 9 into 10⁸ जूल्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। एन ऑब्जेक्ट of mass 40 kg is raised to a height 5 meter above the ground. What is its potential energy? If the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway down. तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 40 kg है, उसको रेज किया जा रहा है ऊपर एक हाइट पे, दैट इज़ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो अब हमें कहने इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और अगर इस ऑब्जेक्ट को अलाउ किया जाए टू फॉल तो हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बतानी है। हाफ वे डाउन जब ये होगा तो उस टाइम पे हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, शाबाश। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम एक एक्सप्रेशन से देते हैं, दैट यू ऑलरेडी नो, दैट इज़ W इज़ इक्वल टू M इंटू G इंटू H। ठीक है ना, वायर H क्या होती है, H इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और इन दिस केस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, शाबाश, 5 मीटर। M इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। M किसके बराबर है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो मास है वो कितना है, दैट इज़ 40 kg। G क्या होता है, G इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो बराबर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर जो यहाँ पे हमें वर्क डन निकलेगी वो किसके बराबर निकलेगी, दैट इज़ वर्क डन विल बी इक्वल टू M, दैट इज़ 40 इंटू G, दैट इज़ 9.8 इंटू H कितना है, 5। तो इट विल कम आउट टू बी 1960 जूल्स। तो यहाँ पे हमें जो वर्क डन निकली कितनी निकली, 1960 जूल्स। ये है पोटेंशियल एनर्जी, शाबाश।
एट हाफ वे डाउन, अब जब ये हाफ वे डाउन हमें कहनी है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 1960 डिवाइडेड बाय 2 होगी ना, शाबाश, दैट विल बी इक्वल टू 980 joules. At this point, the object has an equal amount of potential energy and kinetic energy. अब जब ये ऑब्जेक्ट हाफ वे डाउन आएगा तो उस टाइम पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी. दिस इज़ ड्यू टू द, वो हमें पता है किससे, दिस इज़ ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Hence halfway down the kinetic energy of the object will be 980 joules. इसलिए हम बोलते हैं कि halfway down जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वही होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी भी. और अब कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, 980 जूल. ठीक है. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जिस बच्चे ने वीडियो स्टार्टिंग से मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे उसको नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा तो वो वहाँ पे ये उसके माइंड में आ सकता है क्वेश्चन कि ये जो वर्क डन हमें निकली है ये कैसे पोटेंशियल एनर्जी है. क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम रेज करते हैं एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड्स तो यहाँ पे जो भी वर्क डन होती है वो स्टोर होती है उस बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि वर्क डन दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी विल कम आउट बी 1960 जूल्स. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, What is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth? Justify your answer. ये भी हमने पढ़ा था. अगर आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जो भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होंगे बॉडीज़ तो उनकी जो वर्क डन होती है वो कितनी होती है और कैसे वर्क डन उनकी 0 होती है. तो इसमें आप लिखेंगे इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट then the work done is 0. When a satellite moves around the earth, then the direction of force of gravity on the satellite is perpendicular to its displacement. Hence the work done on the satellite by the earth is 0. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी अगर देखो हमने कहा था कि जब भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे वर्क डन होती है 0. क्यों होती है 0? अगर आपको याद होगा हमने कहा था निकाली थी एक्सप्रेशन W इज़ इक्वल टू एफ इनटू एस. ठीक है ना. एफ एस कॉस थीटा, वो तो सिंपल एक्सप्रेशन है. W इज इक्वल टू एफ एस, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. तो थीटा का वैल्यू बेसिकली क्या आता है 90 परपेंडिकुलर जब होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो कॉस 90 किसके बराबर होता है, कॉस 90 होता है बराबर 0 के. इसलिए जो वहाँ पे वर्क डन निकलती है वो दैट इज़ वाई वहाँ पे 0 आएगी. तो यहाँ पे भी इस केस में सैटेलाइट जब मूव करता है अराउंड द अर्थ तो यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट परपेंडिकुलर होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के. इसलिए वहाँ पे भी वर्क डन ऑन द सैटेलाइट बाय द अर्थ इज़ 0. बेसिकली क्या होता है, वर्क डन होती है बराबर F इंटू एस जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा. ठीक है ना. तो तभी वहाँ पे F इंटू एस ही होता है. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 12, Can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? Think. Discuss the question with your friends and teacher. क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स उस पर एक्ट ना करता हो? इसके बारे में आप सोचो और अपने फ्रेंड और अपने टीचर यानी कि मुझसे ये क्वेश्चन डिस्कस करो. तो हम क्या लिखेंगे, यस ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. हो सकता है कि जब भी
फोर्स कोई एक्ट नहीं करता होगा एक ऑब्जेक्ट पे, उस टाइम पे भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो इसका आंसर यस आएगा। तो एग्जांपल हमने बताई है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Suppose an object is moving with constant velocity. The net force acting on it is zero. Hence there can be a displacement without a force, है ना। सिंपल सी बात है कि जब भी अगर हम लेंगे एक बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस पर जो नेट फोर्स एक्ट होता है उस टाइम पे वो ज़ीरो होता है, इसलिए वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन विदाउट ए फोर्स। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। ये आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे सारे क्वेश्चंस। थैंक यू।